गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात। आगे हम लोग ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। हम बात कर रहे थे ट्वेल्थ फिजिक्स की, और ट्वेल्थ फिजिक्स में हम लोगों ने कल बात कर ली थी मानव नेत्र के बारे में। क्या के बारे में बात कर ली थी? मानव नेत्र के बारे में बात की थी। हमने एक चित्र के सहायता से हमने एक चित्र की सहायता से ये देखा भी था कि मानव नेत्र होता क्या है और किस प्रकार से हम इसे समझ सकते हैं। किस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं देखूं, मानव नेत्र की बात करूं, तो मानव नेत्र में मैंने आपको इस प्रकार से क्या किया था, समझाया था कि मानव नेत्र होता क्या है, किस प्रकार से इसकी ये चीजें होती हैं। तो मैंने बताया था ये क्या है, आपका एक मानव नेत्र है। और मानव नेत्र को हम 3 खंडों में विभाजित करते हैं। कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। जो बाहरी परत होती है उसे बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं उसे? श्वेत पटल। उसके बाद में मध्य की जो होती है उसे बोलते हैं कोरोइड। क्या बोलते हैं? कोरोइड बोलते हैं। उसके बाद में अगर देखें तो मैं कहूंगा एक होता है इसमें नेत्र लेंस। क्या होता है? नेत्र लेंस। और मानव नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? वो होता है सर जी उत्तल प्रकृति का होता है। कैसा होता है? उत्तल प्रकृति का होता है। उसके बाद में हमने बात की थी पुतली की। क्या की बात की थी? पुतली की बात की थी। और पुतली की जब हम बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि आपका आंख का आगे का जो भाग है, जो रंगीन भाग है, इस रंगीन भाग के बिल्कुल मध्य में एक छोटा सा भाग होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है। उसी छोटे से छिद्र को हम क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। उसके बाद में मैंने बात की थी क्या की? सिलियरी पेशियों की। काय की बात की थी बेटा जी? सिलियरी पेशियों की। तो सिलियरी पेशियों की जब हम बात कर रहे थे तो सिलियरी पेशियों में हमने ये देखा था कि जो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता को समायोजित करती हैं वे नसें क्या कहलाती हैं? वे नसें सिलियरी मांसपेशियां या पेशियां कहलाती हैं। क्लियर है? उसके बाद में हमने बात की थी कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया के बारे में मैंने बताया था कि आपका जो नेत्र होता है, जो आंख होती है, उसके आगे का ये जो रंगीन भाग होता है, इस रंगीन भाग को ही हम क्या बोलते हैं? इस रंगीन भाग को ही हम बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी नेत्र लेंस की। काय की बात की थी? नेत्र लेंस की बात की थी। तो नेत्र लेंस के बारे में हमने बता ही दिया है। क्लियर है? तो ये हमने क्या किया था, कल यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। क्लियर है? उसके बाद में होता क्या है कि ट्वेल्थ बोर्ड में डायरेक्टली कभी कभी डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है। जब पूछ लेता है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग पहले से ही तैयार रहेंगे कि वो पूछेगा तो क्या पूछेगा। क्लियर है? तो हम क्या कर लेते हैं, हम बात कर लेते हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। अरे बात समझ में? हम काय की बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में। और परिभाषाओं में मैंने कल आप लोगों को 2 परिभाषाएं बता भी दी थी। याद है कि नहीं? एक परिभाषा बताई थी हम लोगों ने निकट बिंदु, और एक परिभाषा बताई थी दूर बिंदु। एक तो कौन सी थी? निकट बिंदु थी, और दूसरी कौन सी थी? दूर बिंदु थी। तो इन दोनों परिभाषाओं के बारे में हमने बात कर ली थी। और आपको पता होगा सामान्य आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है, जो निकट बिंदु होता है, वो निकट बिंदु होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। हाइट पे बेटा जी 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमने देखा था दूर बिंदु क्या होता है। तो आप लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर जी दूर बिंदु तो अनंत होता है। दूर बिंदु तो अनंत होता है। इन 2 परिभाषाओं के बारे में कल हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे इसके आगे। काय की बात कर रहे होंगे? इसके आगे हम बात कर लेंगे नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है। भाई जब हमें कोई वस्तु देखनी होती है तो हमारा जो नेत्र लेंस होता है वो समायोजित होकर
क्या होकर, समायोजित होकर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो समायोजन जो होता है उसी को बोलते हैं समायोजन क्षमता या समंजन क्षमता। क्लियर है इतनी सी बात। उसके बारे में और भी हम बात कर लेंगे, जैसे नेत्र गोलक क्या होता है, कॉर्निया क्या होती है, पुतली क्या होती है, नेत्र लेंस क्या होता है, इन सारी परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात करने वाले। क्लियर है। जैसे ही परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे तो हम बात करेंगे नेत्र में होने वाले दोषों के बारे में। तो नेत्र दोषों की अगर मैं बात करूंगा तो नेत्र दोष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर जी? एक तो होता है निकट बिंदु दोष, एक होता है दूरदृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता दोष। कौन सा? अबिंदुकता दोष। अब होने को तो और भी कई सारे दोष नेत्र में पाए जाते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस होती है, रंगों में विभेद नहीं कर सकते, वो भी एक प्रकार का दोष होता है। ठीक है। एक नाइट विजन होता है, रात्रि में देख नहीं पाते, वो भी क्या होता है? नेत्र दोष होता है। तो होने को और कई सारे दोष होते हैं, परंतु मुख्य रूप से जो हमारी बोर्ड क्लास में पूछे जाते हैं वो 4 दोषों के बारे में ही पूछा जाता है। कौन कौन से? निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और एक होता है अबिंदुकता दोष। क्लियर है जी बात? यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने नहीं कहा सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। नहीं है तो बेटा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है। चलिए मैं बात कर रहा हूं नेत्रों से संबंधित कुछ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं नेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोग बात यहाँ पे करने वाले। क्लियर है दृषि? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है कि हमें क्या करना है, नेत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में यहाँ पे बात करनी है। चलिए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं नेत्र की समंजन क्षमता। तो दो तो हमने कर दिए थे, तीसरा कौन सा हो जाएगा? नेत्र की समंजन क्षमता। तो नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता की अगर मैं बात करूं तो समंजन क्षमता को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? तो नेत्र की जो समंजन क्षमता है उसको परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा जी? हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को समायोजित करके स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने की जो परिघटना होती है उस परिघटना को ही तो क्या बोलते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता बोलते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। चलिए तो हम बात कर लेते हैं मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को समायोजित करके स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करने की परिघटना, स्पष्ट प्रतिबिंब करके स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करने की स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करने की परिघटना क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की या नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है।
क्लियर है इतनी सी बात? तो नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है कि मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस को समायोजित करके उसका स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित करने की जो परिघटना होती है, वही परिघटना क्या कहलाती है? नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्लियर है? चलिए अगली में अगर बात कर लूं, अगली अगर मैं बात करूंगा तो मैं बात करूंगा बेटा जी काई की, मैं बात करूंगा नेत्र गोलक की। काई की? अगली में बात करूंगा नेत्र गोलक। और नेत्र गोलक को हम क्या बोलते हैं? आई बॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बॉल। आई बॉल। तो आई बॉल की अगर मैं बात करूं तो आई बॉल क्या होती है? भाई आपका जो नेत्र है, आपका पूरा का पूरा जो नेत्र है, ये हड्डियों के मध्य में जो फंसा हुआ है, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। बोलते हैं ना, आंख निकाल लो है, तो वही तो क्या है जो निकाला जा रहा है, ये पूरा का पूरा जो भाग है, इस पूरे के पूरे भाग को ही हम क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा, मैं क्या कह दूंगा नेत्र गोलक के बारे में? मैं कह दूंगा गोलाकार, वह गोलाकार संरचना, वह गोलाकार गोलाकार संरचना संरचना जो हड्डियों के मध्य, जो हड्डियों के मध्य फंसी रहती है, हड्डियों के मध्य फंसी रहती है, क्या कहलाती है? नेत्र गोलक। नेत्र गोलक कहलाता है। नेत्र गोलक कहलाता है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। नेत्र गोलक का मतलब क्या होता है? नेत्र गोलक का मतलब होता है कि आपके जो हड्डियों के मध्य में जो गोलाकार भाग जो फंसा हुआ है, उस गोलाकार भाग को ही हम क्या बोलते हैं? नेत्र गोलक बोलते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अगले अगर मैं बात करूं तो अगला मैं बात कर लेता हूं आपकी काय के बारे में बात करूंगा। आप कहोगे सर जी कॉर्निया को बता दीजिए, कॉर्निया क्या होती है? काय को बता दीजिए, कॉर्निया को बता दीजिए। तो कॉर्निया की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा कॉर्निया क्या होती है? कॉर्निया बेटा जी जो आपके आंख का आगे का जो रंगीन भाग है, ये रंगीन भाग ही क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉर्निया कहलाता है। तो मैं बात कर रहा हूं काई की? कॉर्निया की। मैं बात कही कर रहा हूं कॉर्निया। देखिए कॉर्निया की अगर हम लोग बात करें तो कॉर्निया क्या होती है? तो मैं कह रहा हूं कि आपके नेत्र, मैं कहूंगा नेत्र के आगे के रंगीन भाग को या उभरे हुए रंगीन भाग को ही क्या बोलते हैं? नेत्र की कॉर्निया बोलते हैं। मैं कहूंगा नेत्र के, क्या कह दूंगा बेटा जी? मैं कह दूंगा नेत्र के, नेत्र के आगे के, आगे के उभरे हुए, उभरे हुए रंगीन भाग को, रंगीन भाग को क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया कहते हैं। आगे बात समझ में? तो आगे का जो रंगीन भाग है, ये वाला जो रंगीन भाग आगे का है, इस रंगीन भाग को ही हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्लियर है बेटा जी? बिल्कुल क्लियर है सर जी। आगे अगर मैं बात कर लूं तो आगे मैं बात कर लेता हूं काय की? पुतली के बारे में बात कर लेता हूं। काय के बारे में बात कर लूं? पुतली। क्या बोल दूं मैं? पुतली। और पुतली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। प्यूपिल। पुतली। पुतली के बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए देखिए एक कॉर्निया ना, कॉर्निया, कॉर्निया के मध्य में एक छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा। कॉर्निया के बिल्कुल मध्य में एक छोटा सा छिद्र दिख रहा होगा। उस छोटे से छिद्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली बोलते हैं। और पुतली के माध्यम से ही, पुतली के द्वारा ही प्रकाश क्या होता है? आंख में प्रवेश करता है।
पुतली के द्वारा ही जो प्रकाश होता है वो आंख में अंदर लेंस तक प्रवेश करता है। क्लियर है? तो यहां से अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं यहां से नेत्र का, क्या कहूंगा बेटा जी, मैं कहूंगा नेत्र का नेत्र का नेत्र के कॉर्निया, नेत्र के कॉर्निया कॉर्निया के मध्य में स्थित स्थित काले काले छिद्र को क्या बोलते हैं बेटा जी? पुतली बोलते हैं। पुतली, काले छिद्र को पुतली कहते हैं, पुतली कहते हैं। तथा प्रकाश पुतली के माध्यम से पुतली के माध्यम से नेत्र लेंस तक पहुंचता है नेत्र लेंस तक पहुंचता है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। आप लोगों ने क्या कहा? बिल्कुल नेत्र लेंस तक पहुंचता है। तो पुतली के माध्यम से ही जो प्रकाश होता है वो कहां तक पहुंचता है? नेत्र लेंस तक पहुंचता है। और नेत्र लेंस उसका क्या कर देता है? अपवर्तन कर देता है। क्या कर देता है बेटा जी? अपवर्तन कर देता है। और अपवर्तन के माध्यम से ही काय का निर्माण होता है? प्रतिबिंब का निर्माण होता है। अरे हाँ बोलो, आ रही है कि नहीं बात समझ में? आप लोगों ने कहा बिल्कुल समझ में आ रही है सर जी। चलिए करिए एक बार। हो गया बेटा यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे बात कर लें। हमने बात क्या कर ली? हमने बात कर ली सर जी नेत्र की पुतली के बारे में। अब जब नेत्र की पुतली के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है तो अगला अपना पॉइंट आ जाता है नेत्र लेंस। क्या आ जाता है? नेत्र लेंस। तो अब हम काय के बारे में बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे नेत्र लेंस के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे होंगे? नेत्र लेंस के बारे में। तो अगला अपना पॉइंट होगा, क्या पॉइंट हो जाएगा बेटा जी? अगला पॉइंट हो जाएगा, कितने पॉइंट हो गए? 6 हो गए ना। चलिए 7वें पॉइंट की बात करूं तो 7वां पॉइंट होता है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस की बात कर रहा हूं, आई लेंस, आई लेंस के बारे में बात कर रहा हूं। आप सभी जानते होंगे नेत्र लेंस क्या होता है। तो आप लोगों ने कहा सर जी नेत्र लेंस पुतली के लास्ट भाग में स्थित वह लेंस होता है जो प्रकाशिक किरणों को अपवर्तित करके उनका प्रतिबिंब निर्मित करता है। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। कैसा होता है ये? मैंने कहा पारदर्शी होता है। और कैसा होता है? लचीला होता है। ऐसा होता है, पारदर्शी भी होता है और लचीला भी होता है। पारदर्शी और लचीले का तात्पर्य है कि अगर नेत्र लेंस लचीला न होता तो समन्वय क्षमता नेत्र की नहीं होती। भाई नेत्र लेंस लचीला होता है तभी तो ऐसा होता है कि लाइट बहुत ज्यादा अगर आंखों पे पड़ती है तो क्या हो जाती है? आंखें स्वतः ही समायोजित होने लग जाती है। अर्थात अथवा ऐसी कंडीशन हो कि अंधेरा हो तो आंखें अपने आप ही क्या होने लग जाती हैं? ज्यादा खुलती हैं। तो यही तो क्या होता है? समायोजन क्षमता होती है। और वो किसके कारण होती है? नेत्र लेंस के लचीलेपन के। क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं? पारदर्शी लचीली संरचना, मैं क्या कह दूं बेटा जी? मैं कह दूं नेत्र लेंस
एक पारदर्शी 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 उत्तल प्रकृति की उत्तल प्रकृति की संरचना उत्तल प्रकृति की संरचना होती है जो जो क्या करती है, प्रकाशिक किरणों का अपवर्तन करती है, जो प्रकाशिक किरणों जो प्रकाशिक किरणों को अपवर्तित करके उनका प्रतिबिंब निर्मित करती है। अच्छा जी, एक बात बताइए, उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस क्या करेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल लेंस की सिर्फ और सिर्फ एक प्रकृति ऐसी होती है जिसमें वो सीधा प्रतिबिंब निर्मित करता है। कौन सी होती है सर जी, वो प्रकृति होती है जब वस्तु को फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखा जाता है, तब जाके सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी आती है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। और सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। सीधा बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा जी, आभासी बनेगा। अन्यथा हर एक कंडीशन में उत्तल लेंस हमेशा कैसा बनाता है, उल्टे प्रतिबिंब का निर्माण करता है। हरी बात समझ में क्लियर है, आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अगली अगर मैं बात करूं तो मैं बात कर लेता हूं काई की, रेटिना की। अगली मैं बात काई कर लेता हूं बेटा जी, मैं बात कर लेता हूं रेटिना। अगला पॉइंट आ जाता है अपने पास रेटिना। रेटिना की अगर मैं बात करूं, क्या की बात करूं बेटा, रेटिना की अगर मैं बात कर लूं, रेटिना को ध्यान रखना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेटिना ही बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, रेटिना ही बोलते हैं। तो रेटिना क्या होती है, नेत्र लेंस का वह अंतिम बिंदु, नेत्र लेंस का नहीं, नेत्र का वह अंतिम बिंदु जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। नेत्र का वह अंतिम बिंदु जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी, रेटिना कहलाता है। तो मैं यहां से कह सकता हूं नेत्र का वह अंतिम बिंदु, नेत्र का वह अंतिम बिंदु, वह अंतिम बिंदु बिंदु जहां पर क्या होता है, प्रतिबिंब का, जहां पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है, रेटिना कहलाता है। रेटिना कहलाता है भाई। प्रतिबिंब जहां बन रहा होगा, जहां अंतिम प्रतिबिंब बनता है, या नेत्र का वह अंतिम बिंदु जहां प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, वह बिंदु ही क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। सर जी, जब नेत्र दोष हो जाता है तब रेटिना का क्या होता है बेटा, रेटिना तो वही रहता है, रेटिना तो वही रहेगा, रेटिना में परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन काय में हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है आपके गोलक में। गोलक या तो सिकुड़ जाता है या फूल जाता है, या तो सिकुड़ जाता है या फैल जाता है। सिकुड़ जाएगा तो सीधी सी बात है कौन सा होगा, दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और फैल जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन जब हो रही हो, दोनों ही कंडीशन कब हो रही होंगी, बुढ़ापे में। भाई दोनों ही कंडीशन कब हो रही होंगी, बुढ़ापे में।
भाई जब हम 50 प्लस या 45 क्रॉस करते हैं तो हमारे आंखों की जो समंजन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और समंजन क्षमता जब कमजोर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में जो नेत्र दोष होता है वो दोष होता है जरा दृष्टि। कौन सा होता है बेटा जी, जरा दृष्टि दोष होता है। इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूं काई की, अभी मैं बात कर रहा हूं आपका एक और पॉइंट ले लेता हूं और अगला पॉइंट आपका ले लेता हूं ऑप्टिक नर्व्स। कौन सी, अगला पॉइंट हो जाएगा ऑप्टिक, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के बारे में बात करें। ठीक है, ऑप्टिक नर्व के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्टिक नर्व होती क्या है। ऑप्टिक नर्व सर जी वही आपकी नसें होती हैं, वही तंत्र का तंत्र होता है, वही आपका तंत्र होता है, वही तंत्रिकाएं होती हैं जो प्रतिबिंब का सिग्नल मस्तिष्क तक पहुंचाती। क्या करती हैं, जो प्रतिबिंब का सिग्नल कहाँ पहुंचा रही है, मस्तिष्क तक, माइंड तक पहुंचाती हैं। वही जो नसें होती हैं उन नसों को ही क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व यानी कि नसें बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल देंगे इसको, इसको बोल देंगे सर जी प्रकाशिक नसें। चलिए क्या बोल देंगे इसको, प्रकाशिक, प्रकाशिक नसें। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व। देखिए अब ऑप्टिक नर्व की मैं बात कर लेता हूँ। ऑप्टिक नर्व की अगर मैं बात करूं तो ऑप्टिक नर्व क्या होती हैं, वे नसें होती हैं, वे नसें होती हैं जो क्या करती हैं, रेटिना पर बने प्रतिबिंबों के संकेत मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। तो मैं कहूंगा वे नसें, वे नसें जो, वे नसें जो रेटिना पर, रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब, बने उल्टे प्रतिबिंब, उल्टे प्रतिबिंब के सिग्नल, के सिग्नल, सिग्नल कहां तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, पहुंचाती हैं। क्या कहलाती हैं बेटा जी, प्रकाशिक नसें कहलाती है, प्रकाशिक नसें कहलाती है, प्रकाशिक नसें कहलाती, कहलाती हैं। क्लियर है इतनी सी बात। तो प्रकाशिक नसें कौन सी होती हैं, प्रकाशिक नसें सर जी वही होती हैं जो क्या करती हैं, जो क्या करती हैं, जो सिग्नल पहुंचाती हैं कहां तक, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। कहां तक पहुंचाती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, करिए एक बार नोट डाउन। क्लियर है बेटा जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये क्या हो गई, ये हो गई सर जी नेत्र लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जब नेत्र लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने बात कर ली तो अब हम काय की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे सर जी नेत्र दोषों की। काय की बात करेंगे, नेत्र दोषों की बात। क्लियर, चलिए तो नेक्स्ट अपना अगला टॉपिक होगा, अगला अपना टॉपिक क्या होगा, नेत्र दोष, नेत्र दोष। और नेत्र दोषों की अगर मैं बात करूं
चलिए बेटा जी, हम काय की बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं नेत्र दोषों के बारे में। काय के बारे में बात कर रहे हैं? नेत्र दोषों के बारे में। तो नेत्र दोषों के बारे में अगर मैं बात करूं, एक मिनट। हाँ जी बेटा जी, तो हम काय की बात कर रहे थे? नेत्र दोषों के बारे में बात कर रहे थे। तो नेत्र दोषों की अगर मैं बात करूं, तो नेत्र दोषों में मैं क्या कह सकता हूं कि नेत्र दोष क्या हो जाएगा अपना? नेत्र दोष की अगर मैं बात करूं तो मैं कहूंगा नेत्र में उत्पन्न हुई उत्पन्न हुई वह कमी वह कमी या बीमारी या बीमारी या बीमारी जो जो हाँ बेटा जी, हम काय की बात कर रहे थे? नेत्र दोष की। तो नेत्र दोष की जब हम बात कर रहे थे तो मैं कह रहा हूँ नेत्र में उत्पन्न हुई वह कमी या बीमारी जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित नहीं हो पाता, जिसके कारण वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित नहीं हो पाता है, वह कमी या बीमारी क्या कहलाती है? वह कमी या बीमारी क्या कहलाती है बेटा जी? वह कमी या बीमारी क्या कहलाती है? नेत्र दोष कहलाती है। वह कमी या बीमारी जो वस्तु का वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब स्पष्ट प्रतिबिंब प्रतिबिंब निर्मित स्पष्ट प्रतिबिंब निर्मित नहीं होने देती नहीं होने देती क्या कहलाती है? नेत्र दोष नेत्र दोष कहलाता है। नेत्र दोष कहलाता है। क्लियर है बेटा जी? अब जब नेत्र दोष कहलाता है तो सर जी ये भी बता दो कि नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा जी आपके सिलेबस में नेत्र दोष 4 प्रकार के हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो नेत्र दोष कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला कौन सा होता है? सर जी निकट दृष्टि दोष होता है। दूसरा कौन सा होता है? वो होता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष। और चौथा होता है अपना अबिंदुकता दोष। कौन सा? अबिंदुकता दोष। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता दोष। इस प्रकार से आपके सिलेबस में 4 प्रकार के दोषों को पढ़ा जाता है। क्लियर है? अब होने को तो नेत्रों में अन्य कई प्रकार के दोष हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं तो एक होता है कलर विजन। कौन सा होता है? कलर विजन। कलर विजन यानी रंग विभेदता का जो दोष होता है वो भी आंखों में हो सकता है। ठीक है, जैसे हो सकता है कि जैसे जैसे अंधेरा होता है तो लोगों को दिखना, किसी किसी लोगों को दिखना क्या हो जाता है? कम हो जाता है अथवा बिल्कुल नहीं दिखता है, वो भी एक प्रकार का दोष है। तो इस प्रकार से नेत्र दोष तो कई प्रकार के होते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में नेत्र दोष कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से सर जी? तो मैं कहूंगा देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अपने पास, पहला होता है बेटा जी निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं हम? मायोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मायोपिया। मायोपिया भाई, मायोपिया। मायोपिया को सिर्फ मैं दिखती हूँ, दूर का नहीं दिखता है। हरी बात समझ में भाई? मारो पिया और मारे पिया को क्या दिखेगा? सिर्फ मैं दिखूंगी। कोई औरत है वो कह रही है मेरे पिया तो इतने अच्छे हैं, उन्हें सिर्फ क्या दिखता है? सिर्फ मैं दिखती हूँ, क्योंकि मैं कहाँ रहती हूँ? नजदीक रहती हूँ। दूर कोई हो दिखाई नहीं देती। दूर कोई हो दिखाई नहीं देती है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि निकट दृष्टि दोष कौन सा होता है? वह दोष होता है जिसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? दूसरे अगर मैं बात करूं तो दूसरा अपना जो दोष होता है वो होता है दूर दृष्टि दोष। कौन सा होता है? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष की जब मैं बात करता हूं तो दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरपिया। क्या बोलते हैं? दूर दृष्टि दोष। कौन सा हो गया बेटा जी? दूर दृष्टि दोष। इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। पिया जी हाइपर हो जाते हैं, और हाइपर हो जाते हैं तो दूर दूर तक क्या करते हैं? दूर दूर तक क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। दूर दूर तक क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं। ठीक है? दूर दूर तक क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, दूर दूर तक देखते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। तीसरे अगर मैं बात करूं तो तीसरे की मैं कह रहा हूं जरा दृष्टि दोष। कौन सा दोष जी? जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष की अगर मैं बात कर लूं तो जरा दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा जी? इसको बोलते हैं प्रोस्पियो प्रोसबायोपिया। क्या बोलते हैं? प्रोसबायोपिया। प्रोसबायोपिया। देखिए इसको कैसे समझेंगे? मैं कह रहा हूं जरा दृष्टि दोष जरा भी नहीं दिखता है। जरा दृष्टि दोष जरा भी नहीं दिखता है, अर्थात न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। आ रही बात समझ में? तो जरा से क्या समझेंगे? जरा भी नहीं दिखता है। जरा भी नहीं दिखता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है न तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। क्लियर है? अगला अपना जो दोष है, अगला अपना दोष आता है अबिंदुकता दोष। कौन सा बेटा जी? अबिंदुकता दोष। तो इसको क्या बोलते हैं? अबिंदुकता। अबिंदुकता। अबिंदुकता दोष। और अबिंदुकता दोष को इंग्लिश में अगर देखें तो हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं हम बेटा जी, क्या? एक्साइमेंटिज्म। 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 ठीक है? इसमें क्या हो जाता है? एक्साइटमेंट। इसको ऐसे करके समझे, एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट में ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई और उस चीजों को देख रहे हैं, कुछ दिख रही है कुछ नहीं दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है कुछ दिख रही है। तो यही दोष कौन सा होता है? यही दोष होता है अबिंदुकता दोष। इसमें क्या होता है? चीजें अलग पुतल 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 दिखती हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, कुछ इस प्रकार से लंब रेखाएं डाल दी, कुछ क्षैतिज रेखाएं डाल दी। अब इसमें क्या होगा? व्यक्ति क्या एक्साइटमेंट में होकर देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, और एक्साइटमेंट में होकर देख रहा है तो उसको क्या दिख रही है? या तो ये खड़ी हुई रेखाएं दिख रही हैं, या सोती हुई रेखाएं दिख रही हैं। और ज्यादा एक्साइटमेंट में हो गया तो न तो खड़ी हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, न सोती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं? ये बिंदु दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा जो दोष होता है, ऐसे दोष को हम क्या बोलते हैं? अबिंदुकता दोष बोलते हैं।
आई बात समझ में? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक बार हम क्या कर लेते हैं, इन दोषों के बारे में डिटेल में चर्चा कर ही लेते हैं। बिल्कुल करेंगे सर। तो सबसे पहला अपना जो दोष है वो कौन सा दोष है? आपने कहा सर सबसे पहला दोष है अपने पास निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। क्या बोलेंगे इसको? मायोपिया। क्या बोलेंगे? मायोपिया। और मायोपिया को तो सिर्फ मैं दिखाई हूँ, मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं। कारण क्या होता है सर जी? कारण क्या होता है कि ऐसा हो जाता है? कारण ये होता है कि आपका जो नेत्र गोलक है उसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आकार बढ़ जाएगा तो जो प्रकाशित किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर मिलने वाली थी वो रेटिना से कुछ पहले मिल जाती हैं, और रेटिना से कुछ पहले मिल जाती हैं तभी तो क्या होता है, तभी तो गड़बड़ हो जाती है और प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं। तो सर जी क्या करें इसके लिए जिससे कि ये नेत्र दोष क्या हो जाए? खत्म हो जाए। मैंने कहा बेटा जी कुछ नहीं करना है, इसके लिए आपको एक अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। भाई अवतल लेंस क्या करेगा? प्रकाशिक किरणों को फैला देगा, प्रकाशिक किरणों को फैला देगा। अब उचित फोकस दूरी के जब अवतल लेंस को हम लेंगे तो वो क्या करेगा? प्रकाशिक किरणों को फैलाएगा, और जितनी प्रकाशिक किरणें फैलाई है भाई आपका जो उत्तल लेंस था, नेत्र लेंस, वो किरणों को क्या कर रहा था? सिकोड़ रहा था। ये क्या कर देगा? फैला देगा। फैला देगा तो प्रकाशिक किरणें कहाँ जाके मिल जाएंगी? अब रेटिना पे मिल जाएंगी, और रेटिना पे मिल जाएंगी तो स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण होगा कि नहीं? ये वाला जो लेंस है, ये लेंस कौन सा है इसमें? इसमें लेंस जो है वो कौन सा है सर जी? अवतल लेंस। कौन सा है? अवतल लेंस। क्लियर है इतनी सी बात? चलिए तो मैं कह रहा हूं वह दोष, वह नेत्र दोष, नेत्र दोष जिसमें, जिसमें निकट की वस्तुएं, जिसमें निकट की वस्तुएं, वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं, देती हैं, परंतु, परंतु दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती, नहीं देती, नहीं देती। क्या कहलाता है बेटा? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है, कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा जी? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो सर जी इसका कारण क्या होता है? इसका कारण क्या होता है? तो कारण के लिए हम क्या कहेंगे? कारण के लिए सर जी हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है देखिए इस प्रकार से समझें। ये आपके पास में, ये आपके पास में इस प्रकार से क्या है? एक गोलक है। क्या बोलेंगे इसको? नेत्र गोलक। और इस नेत्र गोलक में, इस नेत्र गोलक में मैं इस प्रकार से कर दूं। कैसे करूं बेटा जी? मैं ऐसे कर दूं, देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से ये क्या बन गई आपकी? ह्यूमन आई बन गई। क्या बन गई? ह्यूमन आई, मानव नेत्र।
ठीक है। और इस मानव नेत्र में मैंने क्या किया, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक क्या बन गया आपके पास में, ये मैंने क्या कर दिया, लेंस रख दिया। ये क्या हो गया आपके पास में, एक लेंस। अब देखिए यहाँ से क्या कंडीशन बन के आएगी, यहाँ कोई वस्तु रखी थी, यहाँ क्या रखी है, कोई वस्तु, और ये वस्तु क्या आ जाएगी, इस प्रकार से इसका क्या हुआ, इस प्रकार से मैं क्या कर रहा हूं, इसमें एक प्रकाशिक किरणें गई। प्रकाशिक किरण कैसे गई बेटा जी, इस प्रकार से, इस प्रकार से क्या हो गई, प्रकाशिक किरण गई। और ये प्रकाशिक किरण अपवर्तित होकर, कैसे बेटा जी, अपवर्तित होकर इस प्रकार से जा रही, इस प्रकार से क्या हो गई, प्रकाशिक किरणें अपवर्तित होकर इस प्रकार से निकल गई, ऐसे करके, समझे। जैसे ये निकली तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनना था, यहाँ पे, इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रेटिना है, क्या है, रेटिना है। तो बनना यहाँ चाहिए था, लेकिन बन कहाँ पे गया, यहाँ पे काय का निर्माण हो गया, यहाँ पे निर्माण हो गया आपके प्रतिबिंब का, काय के प्रतिबिंब का। जब यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है तो होना चाहिए था यहाँ, लेकिन उससे कुछ पहले बन गया। इसका मतलब क्या है कि जो नेत्र गोलक था उसकी आकृति क्या हो गई, बढ़ गई, और नेत्र गोलक की आकृति बढ़ गई तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब जहां बनना था उससे पहले बन जाता है। ये तो होता है इसका कारण। तो मैं यहाँ से कहूंगा, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा सर जी कि नेत्र, कारण क्या हो जाएगा इसका, नेत्र गोलक, नेत्र गोलक का बड़ा होना, बड़ा होना इसका क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। तो सर जी इसके निवारण के लिए हम क्या करें, इसके निवारण के लिए क्या करें, तो निवारण के लिए बेटा जी इसके लिए आप कर सकते हो उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का निर्माण, क्या उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का आप क्या कर सकते हो, उपयोग। भाई सीधी सी बात है, मैं यहाँ पे अगर एक, मैं यहाँ पे क्या कर दूं, निवारण के लिए इस स्थान पे एक उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस को रख दूं। ये लो जी, मैंने क्या रख दिया, अवतल लेंस। तो ये अवतल लेंस इन प्रकाशिक किरणों को फैला देगा। अब ये अगर ये सिकुड़ाएगा तो सिकुड़ाते सिकुड़ाते कहाँ पे पहुंचेंगे, यहीं पे तो पहुंचेंगे, और यहाँ जब पहुंचेंगी तो यहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा, प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा। क्लियर है। तो मैं क्या कह दूंगा, मैं कह दूंगा निवारण के लिए उचित फोकस दूरी के, उचित फोकस दूरी के, फोकस दूरी के अवतल लेंस, अवतल लेंस का, लेंस का उपयोग, उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। क्लियर है तीसरी बात, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, निकट दृष्टि दोष को हम अच्छे से समझ गए। क्लियर है बेटा, चलिए एक बार करिए नोट डाउन। चलिए बेटा ये हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, और कल मिलेंगे हम किसके साथ में, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता दोष के बाद साथ में, और एक दो दोष के बारे में हम जनरली सामान्य जानकारी अवश्य प्राप्त करेंगे। क्लियर है। चलिए तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो क्या करें, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।